जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो किया है श्वसन तंत्र। अब दोस्तों बात आती है कि श्वसन क्या है। दोस्तों बात क्या आती है कि जो श्वसन है वो क्या है। अगर आप नॉर्मल इंसान से पूछोगे तो आप अगर उस इंसान से पूछोगे तो वो आपसे कहेगा कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोस्तों यही श्वसन है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दोस्तों यह श्वसन की जो क्रिया होती है उसका एक छोटा सा भाग है। जो हमारी श्वसन की क्रिया होती है उसका एक छोटा सा भाग है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना। दोस्तों अगर मैं इस श्वसन के अंतिम रिजल्ट की बात करूं दोस्तों, तो हम श्वसन क्यों लेते हैं? तो दोस्तों इसलिए लेते हैं, इसका अंतिम तात्पर्य अंतिम रिजल्ट है वो यह है कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमें क्या प्राप्त करता है दोस्तों? ये ऊर्जा बनाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा बनाता है। तो जो श्वसन है दोस्तों उसका अंतिम रिजल्ट क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना हमारी बॉडी में। कुछ बात समझ में आई दोस्तों? अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे पहले दोस्तों हम भोजन करते हैं। जैसे ही हमने भोजन किया कुछ समय पश्चात हमारे शरीर में भोजन का पाचन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जब भोजन पूरी तरीके से पच जाता है तो हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा हो जाता है। किसके रूप में दोस्तों? ग्लूकोज के रूप में। और जब दोस्तों ग्लूकोज की अभिक्रिया जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, जब दोस्तों ग्लूकोज की अभिक्रिया वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो दोस्तों CO2 का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और दोस्तों अंतिम रूप से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब बात आती है दोस्तों CO2 की। तो दोस्तों जो CO2 होता है उसे हम फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल। तो CO2 को हम क्या करते हैं दोस्तों? फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में दोस्तों जल की बात आती है। तो दोस्तों जल को क्या करते हैं? हम जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं। जल को क्या करते हैं? जैविक क्रियाओं में हम भाग लेते हैं। नंबर थर्ड बात। दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है ऊर्जा। दोस्तों जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर में एनर्जी के रूप में कार्य करती है, ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखती है। दोस्तों जैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो दोस्तों वापस हम भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद में दोस्तों जब भोजन पूरी तरीके से पच जाएगा तो हमारी कोशिकाओं में दोस्तों ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है। जो दोस्तों कोशिका का जो ईंधन होता है वो ग्लूकोज को कहा जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है दोस्तों वो हमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है। फिर उस ग्लूकोज की हम वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करवाएंगे जिससे हमारे शरीर में CO2 का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण होता है। उसके साथ ही दोस्तों हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये सारी जो प्रक्रिया है ये श्वसन है। ये जो सारी प्रक्रिया है दोस्तों ये एक प्रकार की श्वसन है। जैसे कि मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि पचे हुए भोजन का वातावरण में उपस्थित पचे हुए भोजन का, दोस्तों पचे हुए भोजन से हमें ग्लूकोज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ग्लूकोज प्राप्त होती है। तो पचे हुए भोजन से यानी ग्लूकोज का जो पचा हुआ भोजन होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में एकत्रित होता है। तो ग्लूकोज का वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है जिससे हमें CO2 का निर्माण, जल का और दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? श्वसन कहलाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको श्वसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर दोबारा बताता हूं। दोस्तों जैसे हम भोजन करते हैं, शुरुआत क्या करते हैं हम दोस्तों? भोजन करते हैं। और भोजन करने के पश्चात दोस्तों हमारा शरीर में भोजन का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अंतिम रूप से जब भोजन का पाचन हो जाता है तो दोस्तों हमें ग्लूकोज, हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में उपस्थित होता है दोस्तों? ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है। और दोस्तों ध्यान रखना जो कोशिकाओं से तो मिलकर शरीर का निर्माण होता है, आपको पता है कोशिका का जो ईंधन होता है वो ग्लूकोज ही होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके दोस्तों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दोस्तों ऊर्जा का निर्माण करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे तो हम फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और दोस्तों जो जल होता है उसे हम जैविक क्रियाओं में भाग ले लेते हैं। उसके बाद में जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारे शरीर में काम आ जाती है, जैविक क्रियाओं में काम आती है।
उसी तरीके से जैसे ही दोस्तों हमारे शरीर में एनर्जी खत्म हो जाती है, वापस हम भोजन करते हैं, फिर भोजन पचता है, फिर ग्लूकोज के रूप में उपस्थित होता है, फिर ऑक्सीजन से क्रिया होती है, ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों ऑक्सीजन की जब क्रिया करवाई जाती है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ऑक्सीकरण होने के पश्चात में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड उसको फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, फिर जल का निर्माण होता है, जल को हम जैविक क्रियाओं में भाग लेते हैं और फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये रहा सारी प्रोसेस श्वसन की। तो आशा करता हूँ आपको मनुष्य में किस तरीके से श्वसन होती है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, एक बात का आप ध्यान रखना कि सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी गैस लेते हैं और छोड़ते क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम मनुष्य जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। दोस्तों पौधे भी यही करते हैं, पौधे भी यही करते हैं। जब दोस्तों होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दोस्तों जब पेड़ पौधे भोजन बना रहे होते हैं दिन के समय में, तो उस टाइम पे तो दोस्तों क्या होता है, जो CO2 का तो अंदर लेते हैं ये और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। पहली बात क्या होता है दोस्तों, दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे भोजन बना रहे होते हैं तो CO2 तो दोस्तों अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन का बाहर त्याग करते हैं। लेकिन दोस्तों जब प्रकाश खत्म हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति जब खत्म हो जाएगी, यानी रात का समय हो जाएगा, तो उस समय भोजन तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो उस समय होता क्या है दोस्तों, रात को ऑक्सीजन तो ये अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन तो अंदर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है रात में कि बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनके नीचे सोना हानिकारक होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं और जिसको दोस्तों अधिकांश उनको प्रॉब्लम होती है जिनको श्वास की, जिसको अपन कहते हैं ना कि श्वास की बीमारी, उस आदमी को तो सांस की बीमारी है। तो दोस्तों उसमें उस व्यक्ति को होता क्या है कि सांस की बीमारी तो होती है, उसके साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को त्यागते हैं। तो इसमें मृत्यु तो बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन मूर्छित हो जाता है व्यक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि हानिकारक होता है दोस्तों। तो ऐसा कहा जाता है कि पेड़ पौधों में रात के समय उनमें नहीं सोना चाहिए। तो यही कारण है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं वो रात को CO2 का त्याग करते हैं, ठीक है। और CO2 का त्याग करेंगे, CO2 को हम लेते नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो हमें दोस्तों हानि हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अब दोस्तों बात आती है कि जो पेड़ पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेड़ पौधों के जो में आपने देखा होगा, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनमें एक छिद्र उपस्थित होता है, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस छिद्र को कहा जाता है दोस्तों रंध्र। उस छिद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? रंध्र कहा जाता है। और दोस्तों ये छिद्र पेड़ पौधों के जो छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, उन जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनमें उपस्थित होता है, उनको क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। ये रंध्र दोस्तों तना में भी उपस्थित होता है और दोस्तों जड़ में भी पाया जाता है, तना में भी पाया जाता है और जड़ में भी पाया जाता है। तो दोस्तों जो गैसें होती हैं उनका आदान प्रदान होता है वो इस रंध्र के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? इस रंध्र के द्वारा ही होता है। यानी कि जो पेड़ पौधे जो श्वास लेते हैं वो रंध्र के द्वारा ही लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों आगे की। अब दोस्तों होता क्या है, ये जो रंध्र होता है इसका जो छेद, कहने का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, इस पेड़ पौधों की पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है, जो रंध्र पाया जाता है, इसका खुलना और जो बंद होना वो दोस्तों एक धातु होती है पोटेशियम, उसके द्वारा सहायक होता है। तो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किस धातु का सहायक है, किस धातु के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो पोटेशियम धातु होती है अपनी, इस पोटेशियम धातु की वजह से ये रंध्र खुलता है और बंद होता है। इसको खोलने में और बंद करने में ये पोटेशियम धातु बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि रेलवे में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं श्वसन तंत्र की। ये तो पेड़ पौधों में किस तरीके से श्वसन होता है और मनुष्य में किस तरीके से श्वसन होता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब दोस्तों इसके अंदर के मेन पार्ट पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों श्वसन तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनोक्सी श्वसन। इसे दोस्तों ऑक्सी श्वसन होता है, इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, और अनोक्सी श्वसन होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है।
दोस्तों होता क्या है ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन? तो जो ऑक्सीजन होता है इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और दोस्तों ये इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि दोस्तों अनऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें श्वास लेने में, मनुष्य को जीवित रहने में दोस्तों ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, अनऑक्सीजन होता है। उसमें श्वसन तो होता है लेकिन अनऑक्सीजन होता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और इसमें जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा होती है दोस्तों, वो ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों होता किसमें है ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन? तो जो विकसित प्राणी है दोस्तों, जैसे कि प्लांट्स, पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए दोस्तों, तो ऑक्सीजन तो इनमें होता है। पेड़ पौधे, जानवरों में कौन सा श्वसन होता है दोस्तों? ऑक्सीजन होता है। और दोस्तों जो अविकसित प्राणी है दोस्तों, जो अविकसित प्राणी है, जो छोटे मोटे जीव है दोस्तों, जो ऑक्सीजन कहने का मतलब उनमें कौन सा, जो छोटे मोटे जो जीव होते हैं दोस्तों, उनमें कौन सा श्वसन होता है? उनमें होता है अविकसित। अविकसित प्राणियों में कौन सा श्वसन होता है दोस्तों? अनोक्सी श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है दोस्तों? अनोक्सी श्वसन होता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने सुना होगा कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। उस समय दोस्तों पृथ्वी पर क्या नहीं थी? उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी दोस्तों। तो दोस्तों जो वातावरण में दोस्तों, जो अब छोटे मोटे जीव तो उस समय भी थे, तो वो दोस्तों जो श्वसन करते थे वो अनोक्सी श्वसन की वो अनोक्सी श्वसन ही करते थे। लेकिन दोस्तों जो वातावरण में अपचयक होता था ना, उसके रूप में करते थे। किसके रूप में करते थे दोस्तों? जो अपचयक व अपचयक के रूप में करते थे। वह अनोक्सी श्वसन किस प्रक्रिया के द्वारा करते थे? अपचयक प्रक्रिया के द्वारा करते थे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना। अब दोस्तों अनोक्सी श्वसन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ऑक्सी श्वसन है उसके बारे में तो अपन अच्छे से पढ़ेंगे ही, क्योंकि पूरा मानव बॉडी के बारे में किस तरीके से श्वसन होता है, किस तरीके से नहीं होता, वो तो ऑक्सी श्वसन हुआ दोस्तों, उसके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अनोक्सी श्वसन के बारे में भी दोस्तों एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अनोक्सी श्वसन के उदाहरण देख लेते हैं। अनोक्सी श्वसन में पहला उदाहरण है दोस्तों ईस्ट। दोस्तों ये एक प्रकार का कवक है, और कवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंगस कहा जाता है। और इसे हिंदी में दोस्तों खमीर भी कहा जाता है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? खमीर भी कहा जाता है। दोस्तों एक ईस्ट होता है, उसका नाम है सेकेरोमाइसीज सेरेबिसी। नाम क्या है दोस्तों? सेकेरोमाइसीज सेरेबिसी है। दोस्तों ये क्या करता है? इससे शराब बनाई जाती है। इस सेकेरोमाइसीज सेरेबिसी जो ईस्ट होता है, इससे क्या होता है दोस्तों? शराब बनाई जाती है। और दोस्तों जो शराब होती है वो भी दो प्रकार की बनाई जाती है। एक होती है सामान्य शराब। सामान्य शराब को दोस्तों क्या कहा जाता है? एथिल एल्कोहल। ध्यान रखना, इसे एथेनॉल भी कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है C2H5OH। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो क्या होता है? C2H5OH होता है। नंबर 2 पर आता है दोस्तों जहरीली शराब। जो जहरीली शराब होती है दोस्तों उसे मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। इसे मेथनॉल भी कहा जाता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CH3OH। अब दोस्तों जो शराब बनाई जाती है वो अनोक्सी श्वसन का एक उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा गाँव में जो शराब बनती है वो एक मटके में बनती है। मटके को जमीन के अंदर, मटके को ढक करके जमीन के अंदर गाड़ा जाता है दोस्तों। तो उसमें अनोक्सी श्वसन होता है। उसमें कौन सा श्वसन होता है? अनोक्सी श्वसन होता है। और इस तरीके से दोस्तों होता है क्या? शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सामान्य शराब होती है वो एथिल एल्कोहल कहा जाता है सामान्य शराब को। इसे एथेनॉल भी कहा जाता है, C2H5OH इसका सूत्र होता है। जबकि जो जहरीली शराब होती है उसे मेथिल एल्कोहल कहा जाता है, मेथनॉल भी कहा जाता है, और CH3OH इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों। जो शराब बनती है वह अनोक्सी श्वसन द्वारा बनती है। बिल्कुल सही है बात दोस्तों, जो शराब बनती है वो अनोक्सी श्वसन द्वारा बनती है। और दोस्तों इसमें अनोक्सी श्वसन में कौन सी ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा इस शराब का निर्माण होता है दोस्तों? वो है किण्वन। तो जो किण्वन क्रिया होती है दोस्तों, इसके द्वारा शराब का निर्माण होता है। ठीक है, बात है समझ में। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शराब बनाने में एक एंजाइम होता है दोस्तों जो कि उसका उपयोग करना जरूरी है, उसके बिना शराब का निर्माण नहीं हो सकता। तो वह एंजाइम है दोस्तों जाइमेज एंजाइम। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शराब बनाने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो दोस्तों कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो जाइमेज जो एंजाइम होता है दोस्तों वो सहायक होता है। अब दोस्तों शराब के कुछ प्रकार है, जैसे कि बियर हो गई, विस्की हो गई, वाइन हो गई, रंग हो गई। दोस्तों जो बियर होती है वो किससे, उसका निर्माण किस किस से होता है? तो दोस्तों जो हमारी बियर होती है उसका निर्माण होता है अनाज से। बेसिकली जो अनाज होते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, इनके पानी से दोस्तों बियर और विस्की का
निर्माण होता है, बियर और विस्की का निर्माण होता है। जबकि दोस्तों मैं वाइन की बात करूँ तो वाइन का निर्माण होता है दोस्तों अंगूर से। और जो रम होती है अपनी, इस रम का निर्माण होता है दोस्तों गन्ना से, गन्ना या सिरा। दोस्तों गन्ना का ही एक रूप है सिरा। तो दोस्तों रम का जो निर्माण किससे होता है? गन्ना से होता है। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखना, डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अपने बेकरी पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो बेकरी पदार्थ होते हैं जैसे कि केक हो गया, ब्रेड हो गई, पेस्ट्री हो गई, है कि नहीं है? जैसे कि केक हो गया, ब्रेड हो गई, पेस्ट्री हो गई। दोस्तों इसका निर्माण भी जो यीस्ट है ना, जो शराब बनाने में सहायक होता है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसी का ही उपयोग दोस्तों केक, ब्रेड और पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। बात आई समझ में आपको दोस्तों? जी हाँ दोस्तों। इसका दोस्तों नंबर 2 पर उदाहरण है कि दूध से दही कैसे बनता है। तो दोस्तों एक जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। उस जीवाणु का नाम क्या है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। अब दोस्तों ये क्या करता है लैक्टोबैसिलस? दोस्तों दूध में है ना, दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और दोस्तों जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस होता है ना, वो दूध में पाई जाने वाली जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इस कारण दोस्तों सॉरी, इस कारण दूध से दही का निर्माण इस तरीके से होता है। और दोस्तों ये होता है ना, ये भी किण्वन विधि के द्वारा ही होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी अपन दूध में अपन जावण देते हैं, लैक्टोबैसिलस जो जावण देते हैं उस जावण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। उस जावण में दोस्तों क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। फिर उसके बाद में अपन उसको ढक देते हैं किसी बर्तन से। तो जो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दोस्तों लैक्टिक अम्ल में चेंज हो जाती है और लैक्टिक अम्ल में दही पाया जाता है। इस कारण दोस्तों दूध से दही का निर्माण होता है किण्वन विधि के द्वारा। इसमें भी दोस्तों अनोक्सी श्वसन होती है। इसमें भी दोस्तों अनोक्सी श्वसन होता है। आपने देखा होगा जब भी अपन दूध में जावण देके उसको ऊपर से ढक देते हैं दोस्तों, अनोक्सी श्वसन होता है, उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। बात क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना, पेशी होता क्या है दोस्तों? पेशी भी एक अनोक्सी का एक श्वसन है। इसमें होता क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी सारी डिटेल बताऊंगा ना, जब आपको समझ में आएगा कि पेशी किस तरीके से अनोक्सी श्वसन का उदाहरण है। दोस्तों होता क्या है कि जब कभी हम होते हैं वो अत्यधिक शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बॉडी होती है, हमारी पेशी होती है, उनमें अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। किसकी? अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जिससे दोस्तों हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों, उससे हमें थकान महसूस होती है। उससे क्या महसूस होती है दोस्तों? उससे हमें थकान महसूस होती है। तो दोस्तों जो मांसपेशी होती है, इसमें जो थकान का कारण है दोस्तों, वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। और लैक्टिक अम्ल दोस्तों जो बनता है हमारे शरीर में अवायवीय क्रिया के द्वारा बनता है दोस्तों। अवायवीय जो श्वसन होता है उसके द्वारा बनता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो पेशियां होती है उसमें जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है वो अनोक्सी श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? अनोक्सी श्वसन के द्वारा होता है। इसलिए दोस्तों अनोक्सी श्वसन का एक उदाहरण मांसपेशियां भी होती है। उसके बाद में बात की जाए दोस्तों, समुद्र में गहराई में पाए जाने वाले जो जीव हैं दोस्तों, उनमें भी अनोक्सी श्वसन होता है। कहने का मतलब दोस्तों, समुद्र में इतनी गहराई में पाए जाने वाले जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो दोस्तों, वहां पर जो जीव होते हैं वो जीवित रहने के लिए दोस्तों अनोक्सी श्वसन करते हैं। किसका श्वसन करते हैं दोस्तों? अनोक्सी श्वसन करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि समुद्र में गहराई में जो पाए जाने वाले जो जीव हैं दोस्तों, वो भी अनोक्सी श्वसन करते हैं। बात करता हूँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप मुझे छोटा भाई समझ के दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़रूर बता देना यार। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब पढ़ेंगे दोस्तों हम विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग। दोस्तों जो जंतु है वो किसके द्वारा श्वास लेते हैं, उनका श्वसन अंग क्या है दोस्तों, उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों हाइड्रा और अमीबा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो हाइड्रा और जो अमीबा है ना, इन्होंने दोस्तों रेलवे में धूम मचा रखी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों हाइड्रा और अमीबा के द्वारा। आजकल दोस्तों होता क्या है, जो रेलवे की एग्जाम है, जो एसएससी की एग्जाम है, उन्हें मानव पर से तो उनका दिमाग हट गया। और दोस्तों उन्होंने जो छोटे मोटे जीव है, छोटे मोटे जो अविकसित प्राणी है, कम विकसित प्राणी है दोस्तों, उनसे आजकल क्वेश्चन उठने लगे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको हर चैप्टर में पहले ही छोटे मोटे जो जितने भी जीव हैं वो पढ़ा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ो। तो दोस्तों हम बात करते हैं हाइड्रा और अमीबा की।
दोस्तों जो हाइड्रा जो अमीबा होता है वो श्वसन जो दोस्तों इसका जो श्वसन अंग होता है वो होता है शरीर सतह। शरीर की जो सतह होती है दोस्तों उसके द्वारा हाइड्रा और अमीबा क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, श्वसन लेते हैं। दोस्तों अमीबा की बात करो तो अमीबा तो जो खासकर होती है वो कोशिका झिल्ली होती है ना अपनी, इस शरीर की सतह पर ही पाई जाती है। इस कोशिका झिल्ली के द्वारा ही दोस्तों श्वसन करता है। इस कोशिका झिल्ली के द्वारा ही श्वसन श्वास लेता है, श्वसन लेता है दोस्तों। तो दोस्तों जो किस विधि के द्वारा लेता है, तो दोस्तों उस बात का भी ध्यान रखना, जो हाइड्रा जो अमीबा जो श्वसन लेते हैं वो एक विधि होती है विसरण। इस विसरण विधि के द्वारा श्वास लेते हैं और इनका जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा है, वो है शरीर सतह। और अमीबा का अगर मैं पर्सनल अमीबा की बात करूं तो अमीबा का जो श्वसन अंग है दोस्तों वो है कोशिका झिल्ली। इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों जो मनुष्य होते हैं स्तनधारी हो गए, मनुष्य में दोस्तों हम जानते हैं स्तनधारियों में जानवर आते हैं, सरीसृप में जैसे सांप आ गया, रेप्टाइल्स है ना, उभयचर हो गए दोस्तों जैसे मेंढक है ना, पक्षी हो गए दोस्तों, ये एबीज वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों इनका जो श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होते हैं फेफड़े, लंग्स। क्या होते हैं दोस्तों, लंग्स, फेफड़े, फुसफुस जिसे कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मनुष्य, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर और पक्षी होते हैं, उनके लंग्स, उनका जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, लंग्स, फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों मछली, मछली है ना दोस्तों वो पीसीज वर्ग में आती है। किस वर्ग में आती है दोस्तों, पीसीज वर्ग में आती है। और इसका जो श्वसन अंग होता है दोस्तों वो होते हैं गिल्स, इन्हें गलफड़े भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गलफड़े भी कहा जाता है। उसके बाद में आता है दोस्तों कॉकरोच। कॉकरोच किस वर्ग में आता है दोस्तों, तो कॉकरोच आता है ऑर्थोपोडा वर्ग में। और जो ऑर्थोपोडा वर्ग है ना दोस्तों वो संसार का सबसे बड़ा वर्ग है, जंतुओं का संसार का सबसे बड़ा वर्ग है। तो कॉकरोच ऑर्थोपोडा वर्ग में आते हैं। और इसका जो श्वसन अंग है दोस्तों वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया दोस्तों श्वास नली है। ट्रेकिया क्या है, श्वास नली है। तो दोस्तों किसके द्वारा श्वसन अंग, तो किसके द्वारा श्वसन श्वास लेता है दोस्तों कॉकरोच, श्वसन नलिका के द्वारा सांस लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों केंचुआ की। तो केंचुआ किसके द्वारा श्वास लेता है दोस्तों, इसका श्वसन अंग क्या है, तो केंचुआ का जो श्वसन अंग है दोस्तों वो है त्वचा। कौन है, त्वचा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों बिच्छू की। दोस्तों जो बिच्छू होते हैं दोस्तों, बिच्छुओं का जो श्वसन अंग है वो है बुक लंग्स। क्या है दोस्तों, बुक लंग्स। इसे पुस्तक फुसफुस भी कहा जाता है, पुस्तक फुसफुस। क्या कहा जाता है दोस्तों, पुस्तक फुसफुस। तो दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा, तो धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो बातें करेंगे दोस्तों वो अगली पार्ट 2 में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।